मर गई, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने कपड़ा पहनना भारत से सीखा, अंग्रेजों ने कपड़ा बनाना भारत से सीखा। भारतवासियों के संपर्क के पहले तो इंग्लैंड में कोई कपड़ा बनाना नहीं जानता था, पहनना भी नहीं जानता, नंगे रहते थे आदिवासियों की तरह से, वनवासियों की तरह। तो ये तो सारी की सारी कहानी है भारत के लूट की, यहां का पैसा वहां गया। अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई 1860 में और ये तय हुआ कि भाई भारत की जो क्रांति हुई 1857 की, उसका बड़ा कारण क्या था। तो एक अंग्रेज कहता हमने लूटा भारत को, ये बड़ा कारण था। दूसरा कारण क्या था, तो एक अंग्रेज कहता हमने मार मार के भारतवासियों को ईसाई बनाया जो वो बनने को तैयार नहीं थे, दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण क्या था, एक अंग्रेज कहता हमने भारत की सबसे पवित्र गाय को कत्लेआम किया भारत में, वो बड़ा कारण था। आप जानते हैं सबसे पहला कत्ल खाना इस देश में 1760 में अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था कलकत्ता में। गाय कटती थी और हिंदुस्तानियों की छाती पर छुरी चलती थी, गाय कटती थी। तो ऐसे अंग्रेज दस्तावेजों में, अंग्रेजी दस्तावेजों में ये कहानी दर्ज है कि एक एक अंग्रेज बयान दे रहा है और वो बता रहा है ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था, इस कारण भारत में हमारे खिलाफ बगावत हुई। अब एक अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है इन सब से कि अच्छा बताओ बगावत के लिए पैसा किसने दिया, धन भी तो इकट्ठा हुआ होगा। तो एक अंग्रेज जो यहाँ हिंदुस्तान में 17 साल रहा और किसी तरह जिंदा बचकर वापस इंग्लैंड पहुंच गया, वो कहता है कि भारत की आजादी की लड़ाई, जिसको भारतवासी कहते हैं, हम कहते हैं बगावत और विद्रोह, वो कहते हैं आजादी की लड़ाई, इसमें 480 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये रकम कहां से आई, तो भारत के उद्योगपतियों ने दी, व्यापारियों ने दी, कारीगरों ने दी, किसानों ने दी, लोगों ने इतना धन इकट्ठा किया था इस क्रांति के लिए। इस 480 करोड़ को आज अगर समझना चाहें तो इसमें 300 का गुणा कर लेना, तब इसको आज समझ पाएंगे आप। इतनी बड़ी क्रांति थी 1857। इस क्रांति में 4.5 करोड़ हिंदुस्तानी लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। अगर हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में एक तलवार भी हो तो 4.5 करोड़ तलवारें बनी होंगी इस देश में, और उन 4.5 करोड़ तलवारों को बनाने के लिए लोहा बना होगा इस देश में। उस लोहे को गलाने के लिए भट्टियां बनी होंगी, ब्लास्ट फर्नेस बनी होंगी। कितने करोड़ लोगों ने कितने करोड़ मीट्रिक टन लोहा गलाया होगा, उन लोहों से तलवारें बनी होंगी, बंदूकें बनी होंगी, छुरे बने होंगे, हंसिये बने होंगे, हथौड़े बने होंगे, क्योंकि भारतवासी तो इन्हीं से लड़े थे। माने कोई सामान्य नहीं थी ये क्रांति, बहुत बड़ी थी, बहुत व्यापक थी और एक साथ 350 स्थानों पर हुई थी, एक दो स्थान पर नहीं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सारी बहस हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा पैसे किसने दिए, तो उद्योगपति, व्यापारी, किसान, कारीगरों ने दिए। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अब आगे से इस देश में शासन चलाना है तो एक व्यवस्था करो कि दोबारा कभी भारत के लोग क्रांतिकारियों को पैसे दे ना सकें, उनके हाथ में पैसे छोड़ो ही मत, ले लो, सब छीन लो उनसे। तो कैसे छीनोगे, टैक्स लगा के छीनो। इसलिए इस देश में इनकम टैक्स आया। इनकम टैक्स इसलिए नहीं आया कि देश में सरकार चलानी थी अंग्रेजों को और उसके लिए धन की जरूरत थी। इनकम टैक्स इसलिए लाया गया कि भारत के नागरिकों के पास पैसे इतने बचे ही नहीं जो वो क्रांतिकारियों को दान में दे सकें, वो सारे पैसे अंग्रेज छीन कर अपने पास रखें, इसके लिए इनकम टैक्स आया। और इनकम टैक्स जब लगाया अंग्रेजों ने तो उसकी लिमिट जानते हैं क्या थी, 97%। माने 100 रुपए आप कमा रहे हैं तो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दीजिए। और ये कहानी पूरी तब समझ में आएगी जब और एक जानकारी मैं आपको दूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और बात चल रही थी कि खाली इनकम टैक्स लगाना है या दूसरे टैक्स भी लगाने हैं। तो बात हुई कि भारत के उद्योगपति और व्यापारी कोई भी सामान बनाए तो बनाने पे ही पहले उनसे टैक्स ले लो। उसको उन्होंने एक्साइज ड्यूटी नाम दे दिया। आप सामान बनाएं और बेचने के लिए जाएं तो बेचने पर उनसे टैक्स ले लो, उसको सेल्स टैक्स नाम दे दिया। फिर बेचकर मुनाफा कमाएं तो मुनाफे पर टैक्स ले लो, उसको इनकम टैक्स नाम दे दिया। सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो रोड टैक्स ले लो और टोल टैक्स ले लो।
और जिस गांव से सामान लेके जाएं वहां ले लो, और जिस गांव में लेके आए वहां ले लो। गांव में लेके आ रहे हैं तो ऑक्ट्रॉय ले लो उनसे, और गांव से लेके जा रहे हैं तो एग्जिट टैक्स ले लो उनसे। ऐसे 20 तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए। एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों ने लगाई 350%, माने 100 रुपए का सामान बनाओ तो 350 रुपए टैक्स में दे दो उनको। इनकम टैक्स लगा दिया 97%। 100 रुपए कमाई करो तो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दो, 3 रुपए बचेगा बस आपके पास। सेल्स टैक्स लगा दिया 180 से 250% तक, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग। ऑक्ट्रॉय लगा दिया 50 से 60%। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने कई कई स्थानों पर 70 से 80%। परिणाम क्या हुआ? हिंदुस्तानियों से लूट लूट कर सारा धन उन्होंने जमा कर लिया इंग्लैंड। 1860 के पहले क्या होता था? लूटने का काम एक ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, उनके एजेंट हुआ करते थे। और 1860 के बाद पूरी सरकार ही लूटखोर हो गई, जिन्होंने कानून बनाकर लूटना शुरू कर दिया इस देश में। अब भारतवासी चिल्लाते थे कि हमारी लूट हो रही है, अंग्रेज कहते थे हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। कानून बना दिया इनकम टैक्स का, कानून बना दिया सेंट्रल एक्साइज का, कानून बना दिया ऑक्ट्रॉय का, तो अंग्रेज कहा करते थे हम तो कानून का पालन करते हैं, अब आपकी लूट हो रही है तो हम क्या करें इसमें। कितनी बेईमान और हरामी कौम है ये अंग्रेजों की। लूटना है तो कानून बना दो और दूसरों को उल्लू बनाओ कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, भरे उसकी जेब कटे उसमें। ऐसे लूटोगे तो बदनामी होगी, सारे दुनिया के देश थू थू करेंगे कि तुम भारत को लूट रहे हो। लूटने का कानून बना दो तो दुनिया को कहेंगे भाई हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, उसमें आपकी लूट होती है तो हम क्या करें। ये व्यवस्था कैसे? गाड़ियों में बैठकर, एसी गाड़ियों में बैठकर दांडी मार्च। साबरमती से निकले, 5-7 किलोमीटर पैदल चले, गाड़ियों में भर गए, दांडी से 5-7 किलोमीटर पहले उतर गए, गाड़ियों से पैदल चल गए। अखबार वालों को फोटो आया दांडी मार्च कर रहे हैं। मैंने उस समय यही कहा था कि दांडी मार्च का पाखंड करने से अच्छा है नमक को सस्ता कर दो, जो गांधी जी की आत्मा कहा करती थी, कोई ये देश आपको स्वीकार कर लेगा। नमक 15 रुपए किलो और दांडी मार्च की याद दिला रहे हैं हमको, हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। ये सब इतने अत्याचारी और अन्यायकारी हैं कि गरीब आदमी जिसकी एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है, ऐसे 84 करोड़ लोग हैं इस देश में, उनको 15 रुपए किलो का नमक खाना पड़े तो ये जले पर नमक छिड़कने जैसा है। जिसकी एक दिन की आमदनी 20 रुपए हो इस देश में, उसको 90 रुपए किलो दाल मिले, 60 रुपए किलो टिंडा मिले, 40 रुपए किलो की भिंडी मिले, 24 रुपए किलो का आलू मिले, 23 रुपए किलो की प्याज मिले, 32 रुपए किलो की चीनी मिले, आप उसके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप मजबूर कर रहे हैं कि वो दाल को खाए नहीं, सिर्फ देखकर अपना दिल बहलाए कि ये दाल है, छू के देख लो, ये सब्जी है, इसकी शक्ल देख लो। कैसे खाएगा? 20 रुपए किलो जिसकी 20 रुपए की एक दिन की आमदनी हो, वो तो 1 किलो आटा नहीं खरीद सकता, क्योंकि 1 किलो आटा 26 रुपए का है। मुझे यही बात दुख से और अफसोस से कहनी पड़ रही है, आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता आई नहीं है, स्वराज्य आया नहीं है। ये तो आजादी के नाम पर लूट का एक नया तंत्र बन गया है इस देश में। पहले गोरे अंग्रेजों के हाथ में था, अब काले अंग्रेजों के हाथ में है। मैं जब भी इन नेताओं से कभी कभी मिलता हूं, पूछता हूं कि भाई 20 लाख करोड़ रुपए आप हर साल टैक्स का हमसे ले लेते हो, आखिर ये जाता कहां है? 1 साल लिया, 2 साल लिया, 3 साल लिया, ये नहीं कि 60 साल में हर साल आप लेते हो, कहां जाता है? विकास क्यों नहीं हो रहा है इस देश का? 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम पर जिंदा क्यों हैं? आजादी के मिलने के समय में घटना हुई थी, आजादी के थोड़े दिन के बाद की घटना एक सुनाता हूं। आप में से कई बुजुर्गों को शायद वो घटना याद भी होगी, क्योंकि आपने तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया होगा। मैंने तो पढ़ा है सिर्फ उस घटना के बारे में, क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ था तब तक। एक इस देश के महान नेता हुए आचार्य राम मनोहर लोहिया। एक बार पंडित नेहरू से उनकी मुठभेड़ हो गई संसद में।
लोहिया जी चुनाव जीतकर एक बार लोकसभा पहुंच गए, तो जब जब लोकसभा में प्रधानमंत्री नेहरू जी का भाषण होता था, लोहिया जी सबसे ज्यादा प्रश्न किया करते थे और नेहरू जी की हालत सबसे ज्यादा खराब उन्हीं के सवालों के जवाब देने में होती थी। नेहरू जी ने खुद स्वीकार किया ये बात, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। वो कहा करते थे कि जब राम मनोहर लोहिया जी का भाषण होता है तो नेहरू जी की हालत खराब हो जाती है, जवाब क्या दें, ऐसे तीखे सवाल किया करते थे। एक दिन नेहरू जी संसद में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरी योजनाओं ने हमारे देश की गरीबी कम की है। तो लोहिया जी ने कहा कि सफेद झूठ मत बोलो। नेहरू जी ने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि गरीबी कम नहीं है, ज्यादा हुई है। अंग्रेज जितनी गरीबी छोड़कर गए थे, भारत सरकार ने गरीबी को बढ़ाया है, कम नहीं किया है। तो बहस हो गई लोहिया जी और नेहरू जी में। तो लोहिया जी ने कहा कि मैं सिद्ध करता हूं तुम्हारे ही आंकड़ों से कि गरीबी इस देश में बढ़ी है कि कम हुई है। तो लोहिया जी ने एक अध्ययन करके संसद में प्रस्तुत किया और सारे देश को उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आने से कम है। और अंग्रेज जब छोड़कर गए थे इस देश को, तब एक आदमी की एक दिन की आमदनी लगभग 4 से 5 आने के आसपास थी। पंडित नेहरू की नीतियों के चलते और पंचवार्षिक योजनाओं के चलते वो 5 आने की आमदनी 2.5 आना हो गई है, माने गरीबी 2 गुनी बढ़ गई है। ये लोहिया जी ने कहा और सिद्ध कर दिया। नेहरू जी जवाब नहीं दे पाए उसका, क्योंकि आंकड़े सरकार के थे, लोहिया जी के आंकड़े नहीं थे। और लोहिया जी ने कहा कि हमारी दिशा गलत है, जिस दिशा में हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं ये दिशा तो गरीबी को बढ़ाने वाली है, अमीरों को अमीर बनाएगी, ये गरीबों को और ज्यादा गरीबी आएगी। ये ऐसी दिशा में हमने भारत को चलाना शुरू किया है। और वो नेहरू जी को जब गुस्से में आते थे तो नेहरू पंडित कहा करते थे, पंडित नेहरू नहीं कहते थे, वो कहते थे नेहरू पंडित अभी भी समझ जाओ, उल्टी दिशा में देश को तुमने चला दिया। लेकिन लोहिया जी चले गए, उसके बाद नेहरू जी भी चले गए। अब लोहिया जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे संसद में कि एक दिन की आमदनी एक गरीब आदमी की 2.5 आने से कम है, उन आंकड़ों को मैंने 2009 में थोड़ा वेरीफाई किया। और मैंने सिर्फ इतना ही किया कि 60 के दशक में जो इन्फ्लेशन का रेट था, मूल्य वृद्धि का जो दर थी, उसको मैंने जोड़कर अगर आंकड़े निकाले तो वो 2.5 आना आज भी ही है। वो 2.5 आना अब 20 रुपया हो गया है, क्योंकि रुपए की कीमत गिर गई है। माने लोहिया जी के जमाने में गरीब की एक दिन की आमदनी जो 2.5 आना थी, अब 2009 में वो 2.5 आना ही है। अगर आप उसमें रुपए की कीमत के घटाव को जोड़ दें तो वो 20 रुपए निकलता है। माने देश वहीं खड़ा है जहां 1960 में था, और गरीबी उससे ज्यादा बढ़ी है इस देश। अंग्रेज जब देश छोड़कर गए थे तो 4.5 करोड़ लोग गरीब थे। अब आजादी के 64, 62, 63 साल के बाद 84 करोड़ लोग गरीब हैं। हम कहेंगे जी आबादी बढ़ गई इसलिए गरीबी बढ़ गई। आबादी का भी हिसाब बताता हूं। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो हम 32 करोड़ थे, अब हम 115 करोड़ हो गए। हमारी आबादी 3.5 गुनी बढ़ गई, तो गरीबी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए, तो 12-13 करोड़ लोग गरीब होना चाहिए। 84 करोड़ क्यों हो गए? गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई? आबादी तो 3.5 गुनी ही बढ़ी है। गरीबी 21 गुनी क्यों बढ़ गई? उसका एक ही जवाब है कि इस देश के नेताओं की लूट जो हो रही थी अंग्रेजों के जमाने में, जो लूट रहे थे अंग्रेज, वो अब 21 गुना ज्यादा बढ़ गया है। वो लूट ज्यादा बढ़ गई। पहले 70,000 करोड़ लूटते थे, अब 20 लाख करोड़ लूट रहे हैं, इसलिए गरीबी बढ़ गई है। हर वो देश गरीब होता है जिसकी लूट होती है। और ये मैं नहीं कहता, राजीव दीक्षित नहीं कहता, ये बात राजीव गांधी ने कही कि लूट कितनी है इस देश। आप सभी जानते हैं राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 1984 में एक बात कही थी कि मैं जब दिल्ली से 1 रुपया किसी गरीब आदमी के विकास के लिए भेजता हूं तो उसके पास सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। माने 85 पैसा लूट लिया जाता है बीच में ही। और वो लूटखोर कौन है? तो उन्होंने कहा था कि हम सत्ता के दलाल और हमारे अधिकारी यही लूट रहे हैं इस देश को। अब ये बात कही थी 1984 में, जब भ्रष्टाचार कम था,
घोटालेबाजी कम थी। अब 2009 आ गया, जब भ्रष्टाचार और चरम पर पहुंच गया, घोटालेबाजी और चरम पर पहुंच गई, तो मुझे तो ये लगता है कि उस समय 1 रुपए में से 15 पैसा पहुंचता था गरीबों तक, अब तो 1 रुपए में शायद 10 पैसा भी नहीं पहुंचता होगा गरीबों तक, हो सकता है 5 पैसा भी नहीं पहुंचता हो। तो जाता कहां है ये पैसा? हम तो इनकम टैक्स में दे रहे हैं, हम तो सेंट्रल एक्साइज में दे रहे हैं, हम तो रोड टैक्स में दे रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं। सरकार हर साल बढ़ाती जा रही है, हम बढ़ा हुआ टैक्स भी दे रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने बढ़ाए हैं सरकार ने जो दुनिया के किसी देश में नहीं बढ़े होंगे, वो सब बढ़ा हुआ टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं, कभी हमने कमी नहीं की। लेकिन वो पैसा जा कहां रहा है? विकास तो हो नहीं रहा है। आजादी के 62-63 साल के बाद भी 2.5 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है। 21 करोड़ परिवार हैं इस देश के, गांव में रहते हैं, उनमें से सिर्फ 7 करोड़ परिवारों को पीने का पानी है, 14 करोड़ को तो पीने का पानी नहीं है। 3 लाख गांव में चलने की सड़क नहीं है, 2.5 से पौने 3 लाख गांव में बिजली नहीं है इस देश में, उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, गांव उजड़ रहे हैं, लोग भागकर शहर में आ रहे हैं, और शहर में आकर क्या जीवन बिता रहे हैं? जो गांव में रहने वाले बेरोजगार लोग थे, वो शहर में आकर नौकरी की तलाश में झुग्गी झोंपड़ियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। हमारे बड़े बड़े शहरों में झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ रही हैं, बंबई है, दिल्ली है, मद्रास है, कलकत्ता है, ऐसे सारे बड़े शहरों की 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ी में रहती। 65%, आधे से ज्यादा शहर हमारा फुटपाथों पर सोता है, झुग्गी झोंपड़ियों में सोता है। उन झोंपड़ियों में लोग रहते हैं जहां बारिश का पानी टप टप टपकता रहता है। उन झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं जहां कीचड़ में कीले बिलबिलाते रहते हैं। उन झुग्गी झोंपड़ियों में जहां आप नहीं जा सकते नाक पर रूमाल रखे बिना, वहां लोगों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाती हैं, शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों। इन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाला है कौन? तो पता चला गांव का विस्थापित किसान, मजदूर, कारीगर, जिसको गांव में कोई काम नहीं मिला वो शहर में आ गया, कुछ रिक्शा चलाने के लिए, रेहड़ी लगाने के लिए, वही है जो रहता है। और आजादी के बाद इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इसका माने विकास कहां हो रहा है? मैंने तो देखा है कि आजादी के 62-63 साल में विकास अगर हुआ है तो नेता और अधिकारियों के घरों में हुआ है, उनके परिवारों में हुआ है, देश में नहीं हुआ। मैंने हिंदुस्तान के कुछ नेता और अधिकारियों की जन्म कुंडली बनाई है। जन्म कुंडली से मतलब वो नहीं हॉरोस्कोप जो ज्योतिषी बनाते हैं, मुझे नहीं आता ज्योतिष ज्ञान। मैंने तो दूसरी जन्म कुंडली बनाई है, वो ये कि ये व्यक्ति नेता बनने से पहले इसके घर में क्या था और नेता होने के बाद क्या हो गया। अधिकारी का इस पद पर आने से पहले कितना धन संपत्ति था, होने के बाद क्या हो गया। अभी तक लगभग 420 नेताओं की जन्म कुंडली तैयार हुई है। अब ये संख्या ही ऐसी है तो मैं करूं क्या उसका। लगभग 420 नेताओं की जन्म कुंडली तैयार हुई है। एक एक नेता की एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, वो ये 20 साल पहले किसी के पास भी टूटी साइकिल नहीं थी घर में, और इतने पैसे नहीं थे कि वो चाय पी सकें अपने जेब से पैसे निकालकर। और आज 20 साल के बाद एक एक के पास 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूं आपको, आप सब होशियार हैं, तुरंत समझ जाएंगे। महाराष्ट्र में एक नेता है जिसके पास 20 साल पहले फूटी कौड़ी नहीं थी। अगर पुणे से बंबई आना हो तो बस का किराया नहीं था उस नेता के पास। आज उस नेता के पास बंबई से पूना के बीच की हजारों एकड़ और लाखों एकड़ जमीन है, अकेले एक नेता के पास। अकेले एक नेता के पास हजारों लाखों एकड़ जमीन एक व्यक्ति के पास। 20 साल पहले एक नेता था मुंबई में, दादर रेलवे स्टेशन पर भाजीपाला बेचता था। भाजीपाला समझते पालक, मेथी वगैरह वगैरह। आज उसकी संपत्ति खाली मुंबई में 28,000 करोड़ की है, सिर्फ मुंबई में। 20 साल पहले एक नेता था नासिक में जो सिनेमा का टिकट ब्लैक किया करता था। आज उसकी प्रॉपर्टी 22,000 करोड़ की है महाराष्ट्र। सभी राज्यों में नेताओं का यह हाल।
मेरा जन्म उत्तर प्रदेश का है। वहां थोड़े दिन पहले एक अधिकारी पकड़ा गया, सीबीआई के चंगुल में आया, जो उत्तर प्रदेश सरकार का चीफ सेक्रेटरी रह चुका है, अखंड प्रताप सिंह। उसके घर में छापा पड़ा, 480 करोड़ रुपए की संपत्ति निकली। मैंने अखंड प्रताप सिंह का, वो यूपी कैडर का, आईएएस कैडर का अधिकारी रहा, तो कैडर की फर्स्ट पोस्टिंग से लास्ट पोस्टिंग तक की पूरी तनख्वाह जोड़ दी मैंने। वो 84 लाख रुपए बैठती है, उसके पास 480 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? और 84 लाख की जो तनख्वाह बैठती है उसमें बीवी बच्चों का खर्चा, पढ़ने का, पढ़ाने का, रहने का कुछ तो हुआ होगा। अब उसकी संपत्ति 480 करोड़ कहां से बैठती? ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता एक दो नहीं है, हजारों में है। और हमने अंदाजा लगाया है, हमारे देश में एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करके संस्था है, एक सीबीआई नाम की संस्था है, एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इन सबके मिले जुले आंकड़ों से अंदाजा लगाया है, लगभग 80,000 ऐसे नेता और अधिकारी हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लूटा है इस देश का। और लूट कर भारत में नहीं, विदेशों में जमा कर रखा है, स्विस बैंकों में जमा कर रखा है। स्विस बैंक के अधिकारियों का एक एसोसिएशन है, वो बताते हैं कि भारत के नेता और अधिकारियों का उनके यहां 75 लाख करोड़ रुपए जमा है, 1500 अरब डॉलर। स्विस बैंक के अलावा दूसरे देश हैं दुनिया में जहां पर टैक्स हेवंस कहा जाता है, जहां इनकम टैक्स नहीं लगता, वहां 35 लाख करोड़ जमा है। कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए लूट लिया इन नेता और अधिकारियों ने मिलकर पिछले 62-63 साल। अब समझ में आता है कि आप जो टैक्स का पैसा देते हैं, मैं जो टैक्स का पैसा देता हूं, वो विकास में नहीं लगता, वो नेताओं की तिजोरियां भरता है, अधिकारियों की तिजोरियां भरता है। और नेता और अधिकारी इतने हरामी हैं कि किसी भी स्तर पर नीचे उतरकर आपके पैसे को लूट सकते हैं, इतने हरामी। आप तो मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, नागरिक हैं। इस मध्य प्रदेश में बहुत दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी, भोपाल में गैस कांड हुआ था, उसमें 17,000 लोग मर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के ऊपर मुकदमा करके कुछ पैसे वसूले थे, 1500 करोड़ रुपए, और बांटने का आदेश दिया था सभी नागरिकों को जिनके घर में मृत्यु हुई है। ये नेता और अधिकारी उसे भी खा गए। आप कल्पना कर सकते हो, हमारे देश के नेता और अधिकारी किसी का कफन बेच के भी खा सकते हैं, इतने निकृष्ट और नराधम किस्म के लोग हैं। पूरी दुनिया में इतने भ्रष्ट, इतने हरामी, इतने नराधम अधिकारी और नेता शायद ही किसी देश में मिलेंगे जो इस भारत देश में। दुनिया में समय समय पर सर्वे होते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वेक्षण हुआ, पता किया गया कि दुनिया में 200 देश हैं, किस देश की नौकरशाही, किस देश के अधिकारी सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं और किस देश के नौकरशाह और अधिकारी सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। वो सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का बहुत छोटा सा देश है सिंगापुर, वहां के अधिकारी सबसे ज्यादा ईमानदार और कर्मठ हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत, जहां के अधिकारी और सबसे ज्यादा बेईमान, सबसे ज्यादा निकम्मे। वो मैं नहीं कहता, अंतरराष्ट्रीय सर्वे की संस्था कहती। लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं इस देश को, ले जाके धन जमा कर रहे हैं विदेशी बैंकों में। अब ये लूट अगर इसी तरह से चलेगी तो देश तो गरीब ही होगा। और देश में नीतियां और कानून अगर ऐसे बनेंगे जो अंग्रेजों के जमाने में थे, तो कुछ लोग तो अमीर हो जाएंगे और अमीर और अमीर और अमीर, और कुछ लोग तो भयंकर गरीब और भयंकर गरीब, भयंकर गरीब हो जाए। इसी देश में मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए, भारत सरकार की कुछ नीतियां हैं। एक नीति का नाम है उदारीकरण, एक का नाम है वैश्वीकरण, एक का नाम है निजीकरण। पिछले 1991 से इस देश में चल रही है। 2009 तक इन नीतियों का क्या असर हुआ है उसका मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूं, तो पता चला कि इन नीतियों का जो सबसे बुरा असर हुआ है वो ये कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे और गरीब हो गए। मैं एक ही उदाहरण से कहता हूं कि उदारीकरण और वैश्वीकरण का सबसे बड़ा फायदा अगर उठाया तो टाटा, बिरला, डालमिया, धीरूभाई अंबानी, ये वगैरह 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 इन लोगों ने उठाया। और इनकी आमदनी कितनी बढ़ गई है। एक आदमी है मुकेश अंबानी,
और एक है अनिल अंबानी। अभी थोड़े दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, समाचार में सुना होगा कि इस मुकेश अंबानी नाम के व्यक्ति ने अपनी बीवी के जन्मदिन पर एक हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया बीवी को। 268 करोड़ रुपए का हवाई जहाज एक व्यक्ति अपनी बीवी को गिफ्ट में देता है और 84 करोड़ लोग एक दिन में 20 रुपए पर जिंदा रहते हैं। ऐसी विद्रूपता हमको इसी भारत में दिखाई देती। मुकेश अंबानी ने अपनी बीवी को गिफ्ट नहीं दिया, 84 करोड़ लोगों के गाल पर कसकर तमाचा मारा है कि तुम इतनी गरीबी और जहालत में हो और मैं देखो कहां पहुंच गया। उस मुकेश अंबानी की आमदनी मैंने निकाली थी, 1 मिनट की आमदनी उसकी 20,000 रुपए है, 1 मिनट की। और भारत में 84 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है। ऐसा देश हमने बनाया है। ये देश अभी नहीं बर्दाश्त होता, ये नहीं चलेगा अभी, और चलना नहीं चाहिए इस व्यवस्था को इस देश में। अब तो कोई बड़ी क्रांति होनी ही चाहिए इस देश में, कोई बगावत होनी ही चाहिए कोई इस देश में। मुझे तो कभी कभी लगता है कि 1857 से बड़ी कोई क्रांति होनी चाहिए इस देश में, क्योंकि उस समय तो हम गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अब हमको काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, इसलिए लड़ाई थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी और गंभीर होगी। पहले तो विदेशी थे, हमें दिखाई देता था ये बाहर से आए हैं, लुटेरे हैं। अब तो हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही जैसे हैं देखने में, रंग भी हमारे जैसा, कपड़े भी हमारे ही जैसे, वही लूटखोर हो गए। उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, घर के भाई से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान होता है। इसलिए लड़ाई तो कोई बड़ी होगी अब इससे। उस बड़ी लड़ाई की तैयारी का ही काम हम कर रहे हैं इस भारत स्वाभिमान के नाम से। इसीलिए हमने ये संगठन बनाया। आजादी की लड़ाई हुई 1857 की, 4.5 करोड़ भारतवासी लड़े थे उसमें। हमारी कोशिश है कि 5 करोड़ भारतवासी तैयार हों अब इस नई लड़ाई लड़ने के लिए, कम से कम। इस प्रयास में हम सब हैं। हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और क्या लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाओं को बदल देना है जो हमारे देश में अंग्रेजों के समय से चल रही हैं, लूट की व्यवस्थाएं। सबसे पहला काम हम क्या करना चाहते हैं, भारत स्वाभिमान का जो संगठन हमने खड़ा किया है और इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास जो हम कर रहे हैं, उसका पहला काम जो हम करना चाहते हैं वो यही कि 62-63 साल इन काले अंग्रेजों ने जो भारत को लूटा है और भारत का पैसा विदेशी बैंकों में जमा किया है, सबसे पहले इस पैसे को हम वापस लाना चाहते हैं इस देश में। आप बोलेंगे क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। करने वाला संकल्प अगर बड़ा है तो दुनिया में कोई काम मुश्किल और असंभव नहीं है। मैंने तो दुनिया के देशों का इतिहास पढ़ा है, एकदम से असंभव लगने वाली चीजें संभव हुई हैं दुनिया में। एक जमाना था जब कोई ये सोचता नहीं था कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, वो हो गए। एक जमाना था जो दुनिया के लोग सपना नहीं देखते थे कि सोवियत संघ जैसा मजबूत देश खंड खंड टूट जाएगा, टूट गया। एक जमाना था कि दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था कि कम्युनिज्म का कोई पराभव हो जाएगा, वो हो गया। ऐसी असंभव चीजें अगर दुनिया में हो रही हैं। एक जमाना था, मैंने तो यूरोप में बहुत अभ्यास किया, यूरोप के देशों का इतिहास का, उनकी परंपरा सभ्यता का। यूरोप के सभी देश एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। जर्मनी फ्रांस को पसंद नहीं करता, फ्रांस जर्मनी को पसंद नहीं करता, जर्मनी और फ्रांस मिलकर ब्रिटेन को पसंद नहीं करते, डेनमार्क नीदरलैंड को पसंद नहीं करता, वो उनको पसंद नहीं करता। एक दूसरे के कट्टर खिलाफ देश हैं, लेकिन अब सब एक हो गए हैं और उन्होंने एक करेंसी बना ली है जिसका नाम है यूरो डॉलर। जो कभी सपना नहीं था कि 24 देश मिलकर एक करेंसी बना सकते हैं, वो हो गया। अब वो 24 देश मिलकर एक मार्केट बना रहे हैं, कॉमन यूरोपियन मार्केट, फिर कॉमन यूरोपियन पार्लियामेंट बना रहे हैं, कॉमन यूरोपियन फोर्स बना रहे हैं, पुलिस बना रहे हैं। ये सब असंभव से होने वाले काम हो रहे हैं, तो भारत में भी कुछ असंभव से दिखने वाले काम संभव हो सकते हैं। और वो यही काम है
कि शहीदों ने जो सपने देखे हैं और जो आदर्श के लिए बलिदान किए हैं वो हम पूरा कर पाएं इस देश में, ऐसा ही हमारा भी सपना है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमारी इस बात की कोई तमन्ना नहीं है कि सत्ता में कौन आए कौन जाए, बीजेपी आए कांग्रेस चली जाए, कांग्रेस आए जनता दल चला जाए, जनता दल आए सीपीएम आ जाए, सीपीआई आ जाए। सत्ताओं को बदलने से देश में कुछ नहीं हुआ। 62 साल हमने करके देख लिया। बस इतना ही हुआ, एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ, डसा दोनों ने ही इस देश की जनता। कुछ नहीं हुआ सत्ता परिवर्तन। अच्छे लोगों को भी हमने देख लिया उच्च व्यवस्था में बिठाकर, वो भी कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा पवित्र आदमी इस देश का राष्ट्रपति हुआ और 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था का 1% भी नहीं बदल पाया। मतलब क्या है? किसी अच्छे आदमी को अगर बुरी व्यवस्था में बिठा दोगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ ये प्रश्न हुआ था। प्रश्न ये था कि आप बहुत पवित्र आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत कर्मठ आदमी हैं, बहुत देशभक्त आदमी हैं। आप राष्ट्रपति भवन में चुनकर आए हैं तो कम से कम अंग्रेजों के ज़माने की कुछ व्यवस्थाओं को बदल दीजिए। तो क्या करना है? राष्ट्रपति भवन को छोटा कर दीजिए। 350 कमरे के घर में एक आदमी रहे, ये देश के 84 करोड़ लोगों का अपमान है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं है। एक आदमी 350 कमरे के घर में रहे और 84 करोड़ लोगों के ऊपर छत भी ना हो रहने के लिए इस देश में। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम 5 साल में भी ये काम नहीं कर पाए। वो 350 कमरे का घर अभी भी है राष्ट्रपति भवन के रूप। उस घर में रहने वाला तो एक है, उसका झाड़ू पोंछा लगाने वाले 900 कर्मचारी हैं। एक आदमी रहता है, 900 लोग उसकी सेवा में हाजिर हैं। खाना खाने वाला एक है, खाना बनाने वाले 24 हैं। कपड़ा पहनने वाला एक है, कपड़े धोने वाले 18 लोग हैं। और मैंने एक दिन सोचा था कि 350 कमरे के घर में एक आदमी कैसे रह सकता है। एक दिन एक कमरे में सोए, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे दिन तीसरे में, चौथे दिन चौथे में, तो भी पहले कमरे का नंबर 1 साल के बाद आता है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में 900 गार्ड लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के, 1500 जवान लगे हुए हैं अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के। एक आदमी की सुरक्षा पर इतना खर्चा। राष्ट्रपति भवन का साल का खर्चा 350 करोड़ रुपए का है। हिंदुस्तान के 84 करोड़ इतना खर्चा नहीं कर पाते पूरे साल में, राष्ट्रपति अकेला करता है। क्या जरूरत है इसकी? क्यों नहीं छोटा किया जा सकता ये राष्ट्रपति भवन? क्यों नहीं अधिकारों में कमी लाई जा सकती? क्यों सुरक्षा पर इतना फालतू खर्चा है? कहते हैं जी राष्ट्रपति विशेष है, तो हम सब मूर्ख हैं। 115 करोड़ हम विशेष नहीं है, वो एक ही आदमी विशेष है। हम सब क्या अविशेष हैं? जो लोग राष्ट्रपति को चुन रहे हैं वो सब ऐसे ही हैं साधारण, और राष्ट्रपति जिनसे चुनकर जा रहा है वो विशेष हो गया। और राष्ट्रपति का ही खर्चा नहीं है, प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का, वाणिज्य मंत्री का, वित्त मंत्री का, मंत्रियों का खर्चा हजारों करोड़ में है। जितना विकास पे खर्च नहीं होता उससे ज्यादा तो इन मंत्रियों और अधिकारियों पे खर्च होता है। मैंने एक दिन पूरे हिसाब निकाले थे, राज्य सरकारों के मंत्री, राज्य सरकारों के अधिकारी, राज्य सरकारों में एमएलएज, केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के अधिकारी और केंद्र सरकार के एमपीज, इनका पूरा साल का खर्चा 3,21,000 करोड़ का है। और हमारे लोगों के विकास का साल भर का खर्चा मुश्किल से 1 लाख करोड़ रुपए का है। लोगों पे खर्चा 1 लाख करोड़ कंधों पर। क्या जरूरत है? इसको तो उठाकर फेंक देना ही पड़ेगा। इस व्यवस्था को तो अब बदल देना ही पड़ेगा। बहुत दर्द दिया है इस व्यवस्था ने, बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी है। अब ज्यादा दिन हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। वो सीमा अब लोगों की टूट रही है, धीरज लोगों का टूट रहा है। अब इसलिए लोगों का संगठन बने, ताकत खड़ी हो इस व्यवस्था को बदलने के लिए।
हम वही कोशिश कर रहे हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से। और पहला प्रयास हमारा ये है कि लूट का पैसा जो नेताओं ने रखा है अपने नाम से, ये भारत में वापस आए। आप बोलेंगे कैसे आएगा? 4 रास्ते हैं इसके आने के। पहला रास्ता है संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करा के इस पैसे को लाया जाए। संसद में प्रस्ताव क्या कराना है? एक लाइन का प्रस्ताव कराना है कि जो धन भारत के नेताओं ने लूटा है पिछले 62-63 साल में, वो धन भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। और राष्ट्रीय संपत्ति के लिए नियम यह है कि वो राष्ट्र की बैंकों में ही रखी जा सकती है, विदेशी बैंकों में रखना उसके लिए कानूनन अपराध है। तो हम संसद से ये प्रस्ताव पारित कराना चाहते हैं। इसके लिए परम पूजनीय स्वामी जी रात दिन प्रयास कर रहे हैं। आज सवेरे मेरी फोन पर उनसे आधा घंटे चर्चा हुई। इस विषय पर बहुत सारे एमपी से बात चल रही है, प्रधानमंत्री से भी बातें हो रही हैं, अलग अलग लोगों से बातें हो रही हैं, किसी भी तरह से ये संसद में प्रस्ताव आए। और ये प्रस्ताव जिस दिन संसद में आएगा तो आपको सूचना होगी, जानकारी होगी, आप जरूर देखना टेलीविजन पर। और आप ये देखना कि इस प्रस्ताव का विरोध कौन कौन हरामी नेता कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, हरामी वही है, भ्रष्टाचारी वही है, धन उसी का है, वही ना विरोध करेगा, और कौन करेगा? जब हमको पता चल जाएगा कि ये विरोध कर रहे हैं प्रस्ताव का, तो हमारा संकल्प है कि हम उनके चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और उनकी सारी पोल खोलेंगे कि 20 साल पहले इनके पास टूटी साइकिल नहीं थी, बाप दादों का छोड़ा हुआ 1 रुपया नहीं था, आज हजारों करोड़ इन्होंने स्विस बैंक में रखा, आया कहां से? और चुनाव क्षेत्र में जब उनकी पोल खुलेगी तो लोग खुद ही उनको सजा दे देंगे और अपना न्याय खुद से अपने हाथ में ले लेंगे। हमारी तो कोशिश है कि इस रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले किसी भी नेता को छोड़ने वाले नहीं है हम। अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो इनको कैसे छोड़ देंगे? और इनके लिए कड़े कानून की व्यवस्था है। क्या होना है? स्वामी जी कहते हैं कि बिजली के तार से उल्टा लटकाएंगे और नीचे आग जलाकर उसमें मिर्ची का पाउडर झोंकेंगे। होगा। आप और मैं जब एक साथ मिलकर खड़े होंगे तो सच होगा। जब अंग्रेजों को भगाने का सपना सच हुआ, जब अंग्रेजों को भगाने का सपना सच हुआ, तो इन काले अंग्रेजों को भी भगाने का सपना सच होगा। बस कुछ समय का फेर है। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 2 साल से ज्यादा नहीं। क्योंकि भारत स्वाभिमान का संकल्प है कि सब कुछ 2 साल में कर देना है, अनंत काल के लिए इसको लटका कर नहीं रखना है। संसद में अगर नेता मान जाए, प्रस्ताव पारित हो जाए, कानून बन जाए, तो स्विट्जरलैंड से ये पैसा चुपचाप आ जाएगा और दूसरी बैंकों से आ जाएगा 110 लाख करोड़। और अगर संसद से नहीं हो पाया किसी कारण से, तो हमारी दूसरी तैयारी है, और वो तैयारी ये है कि अगर ये वर्तमान संसद हमारे इस रास्ते में रुकावट बनती है और हमारे सपने को पूरा होने से रोकती है, तो पूरी संसद भवन को हम बदल देंगे और उसमें नए नेताओं को चुनकर लेके जाएंगे जो इस काम को कराएंगे। हमारी तैयारी है कि देश में से 350 से 450 एमपीज को जिता कर लाएंगे और इस एक विषय पर संसद का प्रस्ताव पारित करवाएंगे। ये भी तैयारी है। और इससे भी आगे की तैयारी है, 31 राज्यों की विधानसभाएं रास्ते में रुकावट ना बने, उन विधानसभाओं को भी बदल देंगे। क्योंकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। अब राजाशाही नहीं है कि राजा का लड़का भी राजा हो जाए और उसका भी लड़का राजा हो जाए। लोकतंत्र की शक्ति का उपयोग करेंगे। संसद से करवाना है ये काम। वर्तमान संसद करे, नहीं तो नई संसद करे। फिर उसके बाद तीसरा रास्ता है, और वो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश में एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था, आपको याद दिलाता हूं। नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे। उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ। 133 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया, यूरिया का एक दाना भारत में नहीं आया।
जांच हुई तो पता चला 133 करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा हो गया, और जांच हुई तो पता चला नरसिम्हा राव के बेटे के खजाने में जमा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिसके खजाने में ये पैसा है उसकी गिरफ्तारी की जाए। तो प्रधानमंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई और वो जेल गया और आज भी जेल में है। दूसरा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जिनके खजाने में ये पैसा है वो पैसा राष्ट्र की संपत्ति है, उनकी व्यक्तिगत नहीं है, वो पैसा वापस लाया जाए। तो यहां से अधिकारियों की टीम गई, स्विट्जरलैंड की बैंकों से 133 करोड़ रुपए निकालकर सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया। अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है, सारे घोटालों का पैसा वापस आ सकता है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद दिलाते हुए ये काम करवाएं। और एक चौथा रास्ता है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय अदालत में स्विट्जरलैंड के खिलाफ हम मुकदमा करेंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने बड़ा अत्याचार किया है उन सब देशों के ऊपर जिनका पैसा उन्होंने अपने यहां रखा हुआ है। आप जानते हैं कितने चालाक लोग हैं ये। स्विट्जरलैंड की बैंकों में जहां ये पैसा जमा होता है वो बैंक उस पर ब्याज नहीं देते जमा करने वालों को, उल्टा जो जमा करता है उससे सर्विस चार्ज लेते, और उस पैसे को स्विट्जरलैंड की सरकार दूसरे देशों को कर्जे में बांट देती है और उस पर ब्याज लेकर अपना धंधा चलाते रहते हैं। इतने चालाक लोग, उनकी इस चालाकी को दुनिया में एक्सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि भारत जैसे 50 देशों के भ्रष्टाचारी लोगों का पैसा उनके यहां जमा है। उन 50 देशों को हम इकट्ठा करेंगे, उनकी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करेंगे और उस मुकदमे के फैसले के आधार पर इस पैसे को वापस लेंगे। आप बोलेंगे ऐसा कभी हुआ है? अभी हुआ है। एक उदाहरण बताता हूं। अमेरिका नाम का एक देश है, बराक ओबामा नाम का वहां एक राष्ट्रपति चुन के आया, उसने ये काम किया। बराक ओबामा ने अमेरिका के 4490 भ्रष्ट नेताओं का पैसा जो स्विस बैंक में पड़ा था उसको वापस मंगा लिया अभी थोड़े दिन पहले। उसके लिए बराक ओबामा ने अपनी संसद में एक ही प्रस्ताव पारित किया था कि अमेरिका के इतिहास में जिन नेताओं ने यह पैसा लूटकर विदेशी बैंकों में रखा है वो अमेरिका की संपत्ति है। और स्विट्जरलैंड की सरकार ने 470 अरब डॉलर अभी अमेरिका को वापस दिया है। तो अगर अमेरिका ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अंतर इतना ही है कि अमेरिका में एक बराक ओबामा आ गया है, भारत में बराक ओबामा कोई आ जाएगा आने वाले समय में। क्योंकि भारत माता की विशेषता है कि जब जरूरत पड़ती है ऐसे सपूतों को जन्म देती है ये धरती। जरूरत पड़ी तो सरदार पटेल को जन्म दे दिया, जरूरत पड़ी तो भगत सिंह ऊधम सिंह को जन्म दे दिया, जरूरत पड़ी तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई को जन्म दे दिया। अब फिर जरूरत है तो फिर ऐसा कोई सपूत निकलेगा और करेगा इस काम को। ये विश्वास हमें है और ये पैसा आएगा। हम तो कई बार ये भी सोचते हैं कि हम चाहें तो दादागिरी करके भी इस पैसे को ला सकते हैं। सारे कानून एक तरफ दुनिया में है। मुझे तो कभी कभी एक मजाक सूझता है आपको कहने के लिए, आप इस पे हंसे नहीं, बैठ जाइए चुपचाप, थोड़ी देर में बात करिए, कि भारतवासी अगर इकट्ठे हो जाएं सबके सब और इकट्ठे होकर पेशाब भी कर देंगे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा। इतना छोटा सा देश, आर्मी नहीं है स्विट्जरलैंड के पास, आपको मालूम है, पुलिस नहीं है, नेवल फोर्स नहीं है, एयर फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। आप चाहें तो दादागिरी करके सारा पैसा ला सकते हैं। और हम अकेले दादागिरी नहीं करेंगे, 50 देश खड़े हो जाएंगे। भागेगा कहां स्विट्जरलैंड, जाएगा कहां? बैंकें तो इसी दुनिया में हैं उनकी। और अब इतना आसान है ये काम करना। अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड नेशन, उसने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि दुनिया के सब देश जिनके खाते स्विट्जरलैंड में है वो बंद करवाएं, अपने खातों को पैसा लेके जाएं। क्योंकि एक नई जानकारी मिली है, वो ये कि जिन खातों में भ्रष्ट नेताओं का पैसा है उन्हीं खातों में आतंकवादियों का भी पैसा है। खाते एक ही हैं। ये नई जानकारी अभी आई है, यूनाइटेड नेशंस ने बताया। और यूनाइटेड नेशंस आतंकवाद के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहा है। तो यूनाइटेड नेशन का कहना है कि वो सारे नेता आतंकवादी हैं जो धन को अपने अपने देश से लूटकर जमा कर रहे हैं स्विस बैंक में।
बस अंतर इतना है कि ये आर्थिक आतंकवादी हैं, वो राजनीतिक आतंकवादी। तो यूनाइटेड नेशन मदद करने को तैयार है हमारी। हो सकता है ईश्वर की कोई योजना है, वरना इतनी अनुकूलता कभी नहीं होती। और ईश्वर की उस योजना में हम तो निमित्त मात्र हैं, करवाने वाला और करने वाला तो कोई और है। वो चाहता है कि भारत माता सुजलाम सुफलाम बने, वो चाहता है कि भारत माता समृद्धशाली बने, वो चाहता है कि भारत माता फिर से विश्व गुरु बने, वो चाहता है कि भारत का सम्मान फिर से दुनिया में हो, इसलिए वो ये सब करवा रहा है। तो ये पैसा तो आएगा, आने के बाद क्या करना है उसकी पूरी योजना हमने बनाई है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। भारत स्वाभिमान की तरफ से थोड़े दिन में हम देश के सामने वो जारी करें। उसके कुछ बिंदु आपसे जरूर कह सकता हूं। सबसे पहला हम क्या करेंगे, ये 110 लाख करोड़ आएगा, इसमें से सबसे पहला खर्चा करेंगे गांव में उद्योग और व्यापार का विकास करने के लिए। गांव में कोई उद्योग नहीं है, जो भी उद्योग हैं शहरों में हैं, इसलिए गांव के लोग भागकर शहर आते हैं और अपने जीवन जिंदगी में हमेशा दुख पाते हैं। हम चाहते हैं कि गांव में उद्योग लगे। आप बोलेंगे क्या उद्योग गांव में हो सकते हैं? 100 ऐसे उद्योग हैं जो हर गांव में हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। जैसे उदाहरण से बताता हूं, हिंदुस्तान के 2 लाख से ज्यादा गांव में कपास पैदा होती है। कपास से चरखा चलाने का काम हर गांव में हो सकता है, उसमें बिजली नहीं लगती, उसमें पानी नहीं लगता, बस हाथ की मेहनत लगती है। अगर 2 लाख गांव में चरखा चलाने का काम शुरू हो जाए तो सारी कपास का सूत हम गांव में ही बना सकते हैं, और फिर सूत से कपड़ा बुनने का काम भी गांव में हो सकता है, क्योंकि कपड़ा बुनने में भी बिजली नहीं लगती, पानी नहीं लगता, वो हाथ का ही खेल है पूरा। और एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि 2 लाख गांव में सूत बनना शुरू हो जाए, उस सूत का कपड़ा बनना शुरू हो जाए, वो कपड़ा पहनना हम शुरू कर दें, तो इसके लिए भारत स्वाभिमान ने पहला कदम उठाया कि भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं को हाथ से बना, हाथ से बुना खादी का कपड़ा अब पहनना ही होगा, क्योंकि परम पूजनीय स्वामी जी ने खुद खादी पहनना अब शुरू कर दिया। हम दूसरों से कहें तो पहले हम करें, और ये काम जब हम शुरू करेंगे तो करोड़ों हिंदुस्तानी हमें देखकर शुरू करेंगे। खादी की बिक्री अभी पूरे देश में सिर्फ 1 करोड़ लोगों के द्वारा होती है, वो 2 करोड़ हो जाएं, 5 करोड़ हो जाएं, 10 करोड़ हो जाएं, तो रोजगार उतना ही बढ़ता जाएगा। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, 15 करोड़ लोगों को रोजगार गांव में ही मिल सकता है, खाली खादी का कपड़ा पहनने और उसका उपयोग करने मात्र से। ये एक बड़ा उद्योग हर गांव में हो सकता है। दूसरा उद्योग क्या हो सकता है? हर गांव में सरसों पैदा होती है, तिल पैदा होता है, नारियल पैदा होता है, माने तेल की व्यवस्था सारी गांव में हो सकती है। जहां सरसों पैदा हो सकती है वहां तेल निकल सकता है, जहां नारियल पैदा होता है वहां तेल निकल सकता है। तो तेल निकालने के सारे केंद्र गांव में ही चलेंगे, शहर में आकर तेल बिकेगा। आप बोलेंगे तेल कैसे निकालते हैं? पुराने जमाने में कोलू होता था ना, उससे तेल निकलता था, अभी भी हो सकता है। बैल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और बैल की व्यवस्था करने के लिए गाय को जिंदा रखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। बैल तो अभी भी हो जाएंगे, कोलू तो अभी भी चल जाएंगे, और कोलू का निकाला हुआ तेल 1000 गुना क्वालिटी में अच्छा होता है ये जो मशीन से निकाले हुए तेल की तुलना में। क्योंकि मशीनों से जो तेल निकलता है उसमें बिजली इस्तेमाल होती है, घर्षण बहुत तेज होता है, तेल की सारी पौष्टिकता उसमें जल जाती है क्योंकि तापमान बड़ा हो जाता है। कोलू से धीरे 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 तेल निकलता है, उसकी पौष्टिकता बरकरार रहती है। और हमने तो परीक्षण कर लिया है, कोलू का तेल कोई भी आदमी खाए कभी हार्ट अटैक होने की संभावना नहीं, कभी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की संभावना नहीं, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना नहीं, क्योंकि उस तेल से HDL बढ़ता है और ये बाजार वाले तेल से LDL और VLDL बढ़ता है। LDL VLDL खतरनाक है, HDL तो जरूरी है। इसलिए कोलू के तेल की व्यवस्था हर गांव में होगी। तेल का बाजार 56,000 करोड़ का है और इस बाजार में हम हिंदुस्तान के लाखों गांवों को लगा सकते हैं। फिर इसी तरह से घी है, देशी गाय का घी, भैंस के दूध का घी, ये सब गांव में निकालने का काम हो सकता है। घी निकालना ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो किसी को नहीं मालूम? दूध को दही बनाओ, दही का मट्ठा बनाओ, मक्खन निकालो, गर्म करो, घी बनाओ। यूरोप में किसी को नहीं आता ये, हमें तो आता है, घर घर में आता है।
तो घी निकालने का उद्योग, तेल का उद्योग, सूत का उद्योग, सूती कपड़े का उद्योग, फिर गाँव में गेहूं पैदा होता है, गेहूं से आटा हर गांव में बन सकता है। चक्की हाथ की अगर चलवा दें हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में, तो आटा जो तैयार होगा उससे ज्यादा पौष्टिक आटा मिल नहीं सकता आपको। जिन माताओं ने चक्की का पिसा हुआ आटा खाया है, किसी भी मां को बच्चे का जन्म करने के लिए सर्जरी नहीं करानी पड़ी है, सिजेरियन नहीं कराना पड़ा है। ये हमारा इतिहास है आजादी के बाद का। चक्की चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती? और चक्की चला के हम अपने पेट कम कर सकते हैं, शरीर को कम कर सकते हैं, शुद्ध आटे की पूर्ति हो सकती है। इसी तरह से भारत में 90,000 गांव हैं जहां आलू पैदा होता है, तो जिन गांव में आलू पैदा होता है वहां आलू का चिप्स बनाने का उद्योग चल सकता है। 65,000 गांव में टमाटर पैदा होता है इस देश में, जिन गांव में टमाटर पैदा हो सकता है वहां टमाटर की चटनी बनाने का उद्योग हो सकता है। 1,00,000 से ज्यादा गांव हैं जहां आम की भिन्न भिन्न किस्में पैदा होती हैं, आम का अचार बनाने का काम उन सब गांव में हो सकता है। पापड़ है, बड़ी है, ये सब बनाने का काम गांव गांव में हो सकता है। तो ये 100 तरह के उद्योग गांव में हमें लगाने हैं। अब इन उद्योगों को लगाने के लिए पूंजी चाहिए। ये पूंजी उस पैसे में से हम निकालना चाहते हैं जो स्विस बैंक से वापस आए, और ये उद्योगों को लगाने के बाद जो बचेगा पैसा, उसमें हम बिजली की व्यवस्था करना चाहते हैं। भारत में लगभग 2.5 लाख गांव हैं जहां बिजली अभी चाहिए। हमने उसकी योजना बनाई है, 10-10 गांवों के छोटे समूह बनाएं और 1 मेगावाट का छोटा बिजली घर बनाएं, जिसमें बिजली की खपत हो पूरी की पूरी, बिजली का नुकसान हो कम से कम। अभी हमारे देश में क्या होता है, बिजली बनती है 1000 मेगावाट के पावर स्टेशन, 1500 मेगावाट के पावर स्टेशन। अब 1000 मेगावाट की बिजली बनाएंगे तो उसका वोल्टेज 11-12 हजार 13 हजार पर होगा। अब 11,000 वोल्टेज को इस्तेमाल तो कर नहीं सकते घरों में, तो स्टेप डाउन करना पड़ता है और 110 वोल्ट तक लाने के लिए सारी ऊर्जा को नष्ट करना पड़ता है। फालतू में हमारी 35% बिजली बर्बाद होती है। इस बर्बादी को हम रोकना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली जो 110 वोल्ट की है उसके लिए छोटे पावर स्टेशन हो, कारखानों में इस्तेमाल होने वाली बिजली जो हाई वोल्टेज की है उसके पावर स्टेशन अलग कर दो, दोनों को अलग अलग करो, डिसेंट्रलाइज करो, तो फालतू बिजली खराब ना हो और जितनी बिजली हम बचत करेंगे वही पैदा हो जाएगी। और 1 मेगावाट के बिजली घर को बनाने में 4.5 करोड़ का खर्चा आता है। 1 लाख बिजली घर भी हम लगाएंगे तो 4.5 लाख करोड़ का खर्चा है और हमारे पास 110 लाख करोड़ का फंड है, हो सकता है। फिर सड़क बनाने का काम हो सकता है, फिर हॉस्पिटल हर गांव में हो, डॉक्टर हर गांव में हो, दवा हर गांव में मिले। मैंने तो एक दिन सोचा था कि भारत के एक एक गांव के पास इतना पैसा हो सकता है कि वो आईपीएस पुलिस अधिकारी को गांव का चौकीदार बना के रख सकते हैं। इतना पैसा एक एक गांव के पास हो सकता है। इस पैसे से विकास करेंगे हम। और मैंने एक दिन ये सब हिसाब जोड़ा तो पता चला कि मात्र 50 लाख करोड़ रुपए में भारत का हर गांव सोने का गांव हो जाएगा, स्वर्ग जैसा गांव हो जाएगा, मात्र 50 लाख करोड़ के खर्चे। और है हमारे पास 110 लाख करोड़, तो जो 60 लाख करोड़ बचेगा उसको भारत माता के नाम से एक फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देंगे तो साल का ब्याज 6 लाख करोड़ का आ जाएगा। किसी को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को जीरो टैक्स बनाए। अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए हैं वो अब हम नहीं लगाएंगे, कोई टैक्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टैक्स से जितना पैसा आता है वो तो विदेशी पैसे को भारत में ले आए उसके ब्याज से ही आ जाता है, जरूरत क्या है। और टैक्स जैसे ही खत्म होंगे महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको एक छोटी सी कल्पना देता हूं, 100 रुपए की चीज आपको आराम से 30 रुपए में मिल जाएगी अगर सारे टैक्स खत्म हो जाए। 50 रुपए लीटर का जो पेट्रोल है ना, ये 12-13 रुपए लीटर में मिल जाएगा आपको। 35 रुपए लीटर का डीजल है, 7-8 रुपए लीटर में मिल जाएगा टैक्स खत्म होने के बाद। रसोई गैस का सिलेंडर जो 350 का है वो 45 रुपए का मिल जाएगा आपको। बस में आना और जाना करते हैं, अगर ग्वालियर से कहीं जाए 100 रुपए का टिकट लगे, 30 रुपए में ही पहुंच जाएंगे आप। रेल में भी वही होगा, हवाई जहाज में भी वही होगा। आपके बच्चे पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सबका खर्चा 70% कम हो जाए।
महंगाई 70% एक दिन में खत्म हो जाएगी टैक्स व्यवस्था को हटाते। अब महंगाई कम होगी तो गरीबों के लिए रास्ते खुल जाएंगे, आराम से उनकी जिंदगी वो बिता पाएंगे। और एक बड़ा काम होगा, इनकम टैक्स खत्म जैसे ही होगा सारा काला धन इस देश में सफेद हो जाएगा एक झटके। अभी 36 लाख करोड़ का काला धन इस देश में है जो बंद पड़ा है तिजोरियों में। फिर जब वो सफेद हो जाएगा तो कोई उसको तिजोरी में नहीं रखेगा, सारा धन बाहर आ जाएगा। या तो लोग बैंक में जमा करेंगे, या उसको खर्चे में डालेंगे, या उससे उद्योग और व्यापार करेंगे। तीनों ही स्थिति में पैसा बाजार में घूमेगा। और 36 लाख करोड़ अगर हमें मिलता है एक झटके में, तो कटोरा लेकर भीख मांगने भारत को किसी देश के दरवाजे जाना नहीं पड़ेगा। देश का सारा विकास स्वावलंबी होगा, स्वदेशी होगा। तीन कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि नोट जितना बड़ा उसके नकली होने की संभावना उतनी बड़ी। पाकिस्तान से नकली नोट आते हैं, आप जानते हैं। 15 से 20% करेंसी हमारी नकली हो चुकी है, ये सरकार कहती है। हर साल पाकिस्तान 18-20 हजार करोड़ की नकली करेंसी हमारे देश में डाल देता है। और जब भी नकली करेंसी पकड़ी जाती है तो 1000 के नोट, 500 के और 100 के नोट पकड़े जाते हैं। 50 का नोट आज तक नहीं पकड़ा गया। जानते हैं क्यों? एक बार मैंने एक सीबीआई अधिकारी को पूछा था कि जब पाकिस्तानी एजेंटों को आप पकड़ते हैं नकली नोट के साथ तो उनसे पूछने में क्या पता चलता है? तो उन्होंने कहा यह पता चलता है कि 1000 का नोट बनाना आसान है, 500 का भी आसान है, 100 का भी आसान है। 50 का नोट बनाने में 53 रुपया खर्च हो जाता है, इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाता। 20 का नोट बनाने में 25 खर्च हो लेते हैं, इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाता। उसका पाकिस्तान का उद्देश्य 1000, 500, 100 के नोट बना के नकली इस देश में डलवाना। तो 1000, 500, 100 के नोट ही बंद कर दो, देखें पाकिस्तान क्या करता। तो नकली करेंसी कम हो जाएगी। दूसरा फायदा है कि रिश्वत कौन देगा? फिर अभी 10 करोड़ की रिश्वत देनी है तो 1000 के नोट ब्रीफ केस में भर के दे आते हैं। फिर 10 करोड़ की रिश्वत देनी है तो ट्रक भर के ले जाना पड़ेगा। कौन दे के आएगा? देखें। और कौन ले लेगा वो भी देखें। रिश्वतखोरी कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। और सबसे गंभीर बात यह है कि जब 84 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए है, इसका माने 84% हमारी करेंसी 20 रुपए ही चाहिए हमको। 1000 की क्यों करेंसी चाहिए? 84 करोड़ लोगों ने 1000 का नोट नहीं देखा है अपनी जिंदगी में, क्यों उनको 1000 का नोट पकड़ाना? उनको 20 की जरूरत है, वही चाहिए। तो करेंसी हमें छोटी रखनी। और एक काम हम करना चाहते हैं, अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए अर्थव्यवस्था के जो कानून है, एक कानून है किसानों के लिए जो इस देश में लगा हुआ है, वो ये कि कोई भी किसान अपनी फसल का भाव खुद तय नहीं कर सकता, सरकार के अधिकारी तय करते हैं। किसान अकेला है जो अपनी चीज का भाव तय नहीं करता, बाकी सब लोग अपनी चीज का भाव तय करते हैं। जूता बनाने वाला भी जूते का भाव खुद तय करता है, मुझे यही कीमत पे बेचना है, किसान नहीं कर पाता। क्योंकि अंग्रेजों का कानून है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट, वो कानून हम बदलना चाहते हैं। किसान को अधिकार देना चाहते हैं कि वो अपनी फसल का भाव खुद तय करे। और फसल के भाव के निर्धारण में जो मानक हैं वो बदलना चाहते हैं। अभी फसल का भाव जब तय होता है ना, तो जमीन की कीमत उसमें जोड़ी ही नहीं जाती, जबकि वो जमीन करोड़ों रुपए की होती है। अगर आप कहीं जमीन खरीदें, उद्योग चलाएं, बैंक से कर्ज लें, तो बैंक का ब्याज आप जोड़ लेते हैं। किसान बेचारा वो भी नहीं जोड़ पाता। क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? जैसे ही जमीन की कीमत आप जोड़ना शुरू करेंगे, फसल का भाव बढ़ जाएगा, किसान को ज्यादा पैसा अपने आप मिल जाएगा। इसी तरह के हम कुछ कानून और भी बदलना चाहते हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बनाए हुए न्याय के कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इन्हें बदलना चाहते हैं। क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी की व्यवस्था यह है कि 3.5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, फैसला नहीं आ रहा है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस महोदय को मैंने पूछा कि 3.5 करोड़ मुकदमों का फैसला कब आएगा?
तो उन्होंने कहा अंग्रेजों के कानून अगर ऐसे ही चलेंगे तो 350 साल में फैसला आएगा, ना वादी जिंदा रहेगा ना प्रतिवादी जिंदा रहेगा। अंग्रेजों के कानून ऐसे घन चक्कर हैं कि आप फैसला दे ही नहीं सकते।